प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी की पुस्तक में जो गद्य भाग का 4 का पाठ है, जाबिर हुसैन द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद, उसका अध्ययन करेंगे। पहले हम जाबिर हुसैन के बारे में जान लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वर्ष 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति भी ये थे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी में समान अधिकार के साथ लेखन करते थे। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक भी रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1995 में ये सभापति भी बने। जाबिर हुसैन के बारे में बताया कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी इन तीनों के ही तीनों भाषाओं में समान रूप से इनका अधिकार। इनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी की मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी, ये प्रमुख है। इनकी कविताओं के संग्रह में है जो ये बताइए, एक नदी जिसमें 2 चेहरे, ध्वनि नहीं पर्याप्त, अतीत का सामना जो आगे है, एक मकबरे की डायरी में। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विद्या में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। विद्यार्थियों, जो मैंने बताया है उसे यदि पूरा नहीं करते हो तो जो पाठ में दिया गया है उसे लिख लेना, क्योंकि साहित्यिक परिचय में लेखक का परिचय पूछा जाता है। तो इसे पाठ शुरू करने से पहले लेखक का परिचय करना जरूरी है। फिर हम इनके पाठ के बारे में जानते हैं क्या है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी
विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। ये डायरी शैली में भी लिखते थे, इसलिए डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया। सालिम अली का संस्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। क्या होता है कि कुछ समूह है लोगों का और उसमें आगे आगे कौन चल रहे हैं? सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। उन्होंने अपने कंधों पर जिस प्रकार से सैलानी साल भर में लोग इधर उधर घूमते रहते हैं तो अपना जो सामान सर रखते हैं, उनकी तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ है कि अब कोई सफर का अंत नहीं है। इस प्रकार के सफर का वजन उठाएगा। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। अन्य उन्होंने जो सफर किए हैं उनसे अलग लग रहा है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से क्या होता है, उनका आखिरी पलायन, जैसे आखिरी बार जा रहे हैं। पलायन रवानगी करना या गमन करना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। इनकी तुलना कौन से पक्षी से की है? क्या होता है कि उस पक्षी, वन के पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन छुप रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। जिसने क्या कर लिया हो? जिंदगी का आखिरी गीत गा दिया हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे। अपने जिस्म की गर्माहट, जोशपन उसको देकर और अपने दिल की धड़कन देकर भी उन्हें वापस यदि लाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सके। तो भी वह पक्षी, कौन सा पक्षी? वन के पक्षी से तुलना की है तो वो वन पक्षी जो क्या हो गया है, प्रकृति से विलीन हो रहा है, लुप्त होता जा रहा है। यदि हम उसको फिर से कोई हिम्मत दे या श्वास दे तो भी वह नहीं लौट सकता है, वह दोबारा गीत नहीं गा सकता। मुझे नहीं लगता कोई उस सोए हुए, क्या कह रहे लेखक कि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अपने सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों में खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों, क्या होता है, जिस प्रकार से चाहे जंगल हो, पहाड़ हो, झरने हो, चाहे कोई आशियाना हो,
प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। वो किसकी नज़र से? प्रकृति की नहीं, मनुष्य की नज़र से देखने के लिए तत्पर रहते हैं कि उसे मनुष्य की नज़र से देखा जा सके। प्रकृति के आधार पर इसे नहीं बताया है। अब देखिए किससे संबंधित है। यहाँ पक्षी की तुलना साली मछली है उनसे की जा रही है, इसलिए क्या होता है कि जंगल हो, पहाड़ हो, चाहे वहाँ जो झरने बह रहे वह भी हो सकते, और उन्हीं के आधार पर ही चाहे कोई आशियाना भी हो सकता है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस करता है। क्या कोई मनुष्य पक्षियों की आवाज़ सुनकर, उनके मधुर संगीत सुनकर अपने अंदर रोमांचित करने वाला झरना फूटता हुआ महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिमली। यदि ऐसा एहसास करें तो उस पर और साथ ही साथ ऊबड़ खाबड़ जमीन है जिस पर जिन्होंने जन्म लिया है, उस व्यक्ति का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया, कि अपनी शरारतों की वजह से गोपियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह से भरे थे, मक्खन के मटके फोड़े और दूध और छाछ उन्होंने अपने मुंह पर लेपन किया था। कब वाटिका में, बगीचे में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाया में विश्राम किया था। पता नहीं है कि कब कृष्ण जी ने पेड़ों की छाया में बैठकर आराम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और कब उन्होंने इस अंदाज में बंसी बजाई कि दिल की धड़कनें थी वो तेज हो गई। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी और कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत से गूंजने लगी थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला दे। यदि कोई अब भी जाता है वृंदावन तो वहाँ के पानी को देखकर अपने आप ही महसूस हो जाता है कि ये घटना यहाँ घटित हुई होगी, इस प्रकार से बांसुरी बजाई होगी, इस प्रकार से गोपियाँ यहाँ नाचती होंगी, यहाँ गाय चराते होंगे। ये सब घटनाएं हैं वो अपने आप ही साकार होने लगती। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी से
के कदम है वो थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे सब कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। अर्थात वाटिका का जादू है वो पूरे वातावरण पर छा जाएगा। वृंदावन क्या होता है कि वृंदावन को यदि देखकर महसूस करते हैं तो हम उस स्थिति के बारे में जान लेते हैं जो स्थिति वहाँ व्यतीत हुई है। फिर देखिए आगे, मृतकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले यदि हम कयास लगाएं, अंदाजा लगाएं तो उस दुनिया में एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालेम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सदी तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। इससे पता चल रहा है कि उनकी बीमारी किस वजह से थी, कैंसर बीमारी थी, उससे ही उनकी मौत हुई। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अंतिम समय तक उनकी आंखों में जब वो पक्षियों को तलाश करते थे और उनकी रक्षा करते थे, उसके प्रति जो समर्पित थी वह हावा उनके मौत के समय भी बना रहा। अंतिम समय तक भी वो उनकी छवि धूमिल नहीं हुई। सालेम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतारी थी। था जो दूरबीन उतारी है वह भी क्या है, उनकी मौत के बाद ही उतारी गई। इस प्रकार हमने इस पाठ का अध्ययन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, तुम भी इसका अध्ययन सुचारू रूप से करते रहो। धन्यवाद।